हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। आज हम आर्टिकल नंबर 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद नंबर 13 से जो कि पार्ट 3 में आता है, यानी कि ये पार्ट 3 में आता है और ये फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पार्ट 3 में आते हैं। इससे पहले हम आर्टिकल नंबर 12 में, अगर आपको ध्यान हो तो, स्टेट की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके थे, यानी कि राज्य की जो परिभाषा है वो हमने आर्टिकल नंबर 12 में डिस्कस की थी। इसके बाद अब जब संविधान बना तो उससे भी पहले कुछ लॉज हमारी इंडियन पॉलिटी में एक्सिस्टेंस में थे, यानी कि कुछ लॉज जो थे वो भारतीय संविधान से भी पहले यूज में थे, जैसे कि एजुकेशन एक्ट हो गया, बजाज मोटर एक्ट हो गया, या इस टाइप के जो भी अदर कानून थे। फिर भारतीय संविधान बना, भारतीय संविधान में कुछ कानून बनाए गए। तो जो भारतीय संविधान से पहले बने कानून या भारतीय संविधान के बनने के बाद के कानून अगर फंडामेंटल राइट के साथ उनका क्लैश होता है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन कानून का क्या हश्र होगा, ये इस आर्टिकल नंबर 13 में हमको दे रखा है। तो आर्टिकल नंबर 13 को अगर मैं सीधे रूप में बोलूँ तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो आर्टिकल नंबर 13 जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा वो हो जाएगा प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एक हो जाएगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज भी इसी आधार पर डिवाइड किए हुए हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से पहले, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के बाद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 है, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि जो संविधान से पहले लॉज थे इंडियन पॉलिटी में, उनके बारे में डिस्कस करता है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जैसा कि मैंने आपको बताया, बजाज मोटर एक्ट, एजुकेशन एक्ट, इस टाइप के कुछ लॉज आ सकते थे। तो उनके कुछ सेक्शंस या वो पूरे के पूरे लॉ फंडामेंटल राइट के क्लैश में थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एजुकेशन एक्ट में क्या था कि उसमें आप किसी एक जाति का नाम दिया हुआ था कि आप उस जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, यानी कि उस जाति के लोगों का आप स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे, और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। तो ऐसे लॉज को क्या भारतीय संविधान को रखना चाहिए था? नहीं रखना चाहिए था। और मान लीजिए अगर पूरा लॉ भी सही है और एक दो सेक्शन ऐसे हैं जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, तो हमको वो भी लॉ या वो सेक्शन हटा देना था। ये आर्टिकल 13 हमको बताता है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यही बोला गया कि जो लॉ संविधान से पहले बने हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप उनको हटा सकते हैं। अब ये बात जो थी, ये हमने दो चीज़ों से डिसाइड की कि वो हटेंगे कैसे, यानी कि वो लॉ हटेंगे कैसे। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है वो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है, वो डेफिनेशन देता है लॉ की कि लॉ क्या है, डिफाइन लॉ। यानी कि सबसे पहले हमको ये तो पता पड़े कि लॉ क्या है, ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4 है, वो ये कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा वो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत लॉ में नहीं आएगा, यानी कि जो भी हमारा संविधान संशोधन नियम होगा वो लॉ नहीं होगा आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत। ये थे आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1। 13 क्लॉज 1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 क्लॉज 3 लॉ की डेफिनेशन, और 13 क्लॉज 4 बोलता है कि जो भी संविधान संशोधन नियम है वो लॉ के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये चीज थी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 की स्पेशली, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पर ही टिका हुआ है।
जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की, तो दो चीजें सामने निकल के आती हैं, दो डॉक्ट्राइन्स सामने निकल के आते हैं। यहाँ पर हमें दो डॉक्ट्राइन्स देखने को मिलते हैं। डॉक्ट्राइन का अगर मैं आपको स्पेसिफिक मीनिंग बताऊं तो एक एज ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता नहीं है लेकिन एज ए प्रिंसिपल यानी कि नियम जैसा कुछ। तो जो दो डॉक्ट्राइन आता है, पहला डॉक्ट्राइन हमारे सामने आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिएबिलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेटेबिलिटी। एक डॉक्ट्राइन ये सामने आता है, और जो दूसरा डॉक्ट्राइन आता है वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिएबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ये दोनों डॉक्ट्राइन हमारे सामने आते हैं। और एक और स्पेसिफिक पॉइंट है इन दोनों डॉक्ट्राइन्स के लिए कि ये जो दोनों डॉक्ट्राइन हैं ये आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 के लिए ही काम करेंगे। ये दोनों डॉक्ट्राइन्स आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के लिए काम करेंगे, यानी कि ये दोनों डॉक्ट्राइन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए काम करेंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ये दोनों डॉक्ट्राइन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी जो संविधान से पहले कानून है उनके लिए काम करेंगे। आगे क्या होगा, जो संविधान के बाद के कानून है उन्हें हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में पढ़ लेंगे। शुरुआत करते हैं पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिएबिलिटी की। डॉक्ट्राइन्स ऑफ सेवरिएबिलिटी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिएबिलिटी के लिए एक बहुत फेमस केस आया और उस फेमस केस का नाम रखा गया या नाम था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1915 का ये केस था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित। ये केस था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित। अब जब ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित था तो इसमें एक सेक्शन था और उस सेक्शन का जो नंबर था वो था सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 मान लीजिए ये आपका लॉ है, इसमें ये बहुत सारे सेक्शन और यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 14 दे रखा है, वो सेक्शन नंबर 14 कुछ है। तो वो जो सेक्शन नंबर 14 था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फंडामेंटल राइट के वायलेशन में यानी कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध उसकी भावनाएं निकल कर आ रही थी। फिर बोला गया कि क्या करें, पूरे लॉ को खत्म कर दें। तो बात आई कि अगर इस सेक्शन को भी खत्म कर दें तो बाकी लॉ तो सही है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा, इस सेक्शन को खत्म कर दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। तो ये निश्चय हुआ, यानी कि A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में जजमेंट हुआ कि ये वाला जो सेक्शन 14 है, आप इसे यानी कि ये वाला सेक्शन 14 जो है आप इसे रिमूव कर दीजिए, आप इसे हटा दीजिए। अगर ये हट जाएगा तो बाकी जो लॉ है वो सही है, उससे हमें दिक्कत नहीं है, यानी कि आपने एक चीज को हटा दिया। समझ आया? इसके बाद फिर दूसरा क्या हुआ, और एक और चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिएबिलिटी में सारे लॉज को देखा गया था, सारे लॉज को एक एक करके कि कहीं कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। यानी कि आप एक चलनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो जिससे आप चाय छानते हो, आटा छानते हो, कुछ भी, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो ऊपर रह जाएगा, जो नहीं करता वो नीचे चला जाएगा। तो जो लॉ
फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते थे वो तो चलेगी ही नीचे, यानी कि उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे उन पे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई और उनमें देखा कि क्या कोई ऐसा लॉ है जिससे हम उसके 1, 2 या 3 हिस्सों को हटा के, जितने हिस्सों को हटा के अगर बाकी लॉ बचता है तो हम उसे बचा लें। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का ये केस था। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का फिर दूसरा केस भी आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN, और ये जो केस था ये 1951 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है नहीं, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में एक और नया केस आया। एक तो ये था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो लॉ है उसका एक सेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो आप एक काम कीजिए, आप उस सेक्शन को हटा दीजिए, बाकी लॉ को रहने दीजिए, और जो उस सेक्शन को हटाया गया यानी कि चलने की तरह उस सेक्शन को बाहर निकाल दिया गया, उसका नाम रख दिया हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेम ऐसे ही एक और लॉ आया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए, केस आया था, लॉ नहीं केस आया था, एक लॉ की। और जो अगला केस था वो था RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने बोला कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जब अप्लाई कर सकते हो, यानी कि उसने कुछ कंडीशंस दे दी, उन्होंने कंडीशन दी, और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन दी वो ये कंडीशन थी कि इंटेंशन क्या थी, यानी कि जो लॉ बनाया गया वो किस इंटेंशन से, किस भावना से, किस विचार से प्रेरित होकर के बनाया गया। कहीं लॉ ऐसा तो नहीं है खाली सिटीजन को एक तरह से उनके जीवन के छीनने के लिए बनाया गया हो। अगर इंटेंशन उनकी सही है, यानी कि वो सिटीजन को फायदा पहुंचाता है, तो हम उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाएंगे, वरना हम उस लॉ को ही वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वॉइड डिक्लेयर करने का मतलब लॉ अब कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। ये RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। सेवरेबिलिटी का इतना ही कंसेप्ट है हमारे इंडियन पॉलिटी में। समझ आया? सेवरेबिलिटी का मतलब है कि संविधान से पहले ऐसे कानून जो किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आ सकते हैं, आप उस लॉ को या तो उस पूरे लॉ को हटा दीजिए, या अगर उस लॉ के कुछ सेक्शन को हटा सकते हैं तो उस सेक्शन को हटा dीजिए, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मतलब ग्रहण। जब भी आप लोगों ने कभी ग्रहण देखा हो तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ गई, या चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ गया, यानी कि एक चीज ढक जाती है। और वो जो चीज का ढकना है, अगर उसे इंडियन पॉलिटी में मैं बोलूं कि जो लॉ का ढकना है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो ढका हुआ है। जैसे एक चीज सेट जाएगी वो तुरंत दिखने लगेगी, ठीक है, दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी, तो वो जो लॉ का ढकना है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सबसे पहले एक केस के माध्यम से। तो जो सबसे पहले केस आया वो आया था केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बम्बई का केस था, 1951 में आया था, इंडियन प्रेस एक्ट के संदर्भ में था। 1931 में इंडियन प्रेस एक्ट आया था। इंडियन प्रेस एक्ट के संदर्भ में था, 1931 में इंडियन प्रेस एक्ट आया। अब इस केस ने क्या बोला, इस केस ने बोला, इसमें क्या हुआ कि एक बंदा जो था, एक रिपोर्टर जो था, वो जेल में बंद था। संविधान बना, वो कानून के पास गया, जज साहब के पास गया, जज साहब से बोला कि साहब ये तो लॉ मान्य ही नहीं है,
क्योंकि ये लॉ था जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, वो खत्म हो चुका था। तो उन्होंने बोली कि देखो ये जो लॉ है ना, ये जो आपका केस है वो संविधान से पहले का है, रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। और अब जो है हम संविधान के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पर केस पहले से चल रहा है तो हम उस केस को खत्म नहीं करेंगे। ये केशव माधव मेनन केस में बोला गया। लेकिन यहाँ से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्लियर नहीं होता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्लियर है क्या। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्लियर कहाँ से होता है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, और वो केस आता है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। केस को याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, केस को याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। बशर्ते अगर आप किसी लॉ से संबंध ना रखते हो, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंध रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको केस को याद करने की भी ज़रूरत है। केस केवल इसलिए यहाँ पर कि ताकि कंसेप्ट समझ में आए। तो जो भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 वाला केस था, वो केस था बराल मोटर एक्ट के संदर्भ में। 1947 का ये कानून बराल मोटर एक्ट 1947 का ये कानून था, और ये जो कानून था ये आर्टिकल नंबर 9 के वायलेशन में था। आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर 19 जो है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है, वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। अब जब वो अनुच्छेद 19 के वायलेशन में था तो उस लॉ को उस टाइम के लिए फंडामेंटल राइट ने दबा दिया। यानी कि अगर मान लीजिए ये लॉ है, ये वाला एक्ट था, बराल मोटर एक्ट था ये वाला, अगर ये बराल मोटर एक्ट है, ये बराल मोटर एक्ट है 1946 वाला, तो जो आर्टिकल नंबर 19 यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 19 था वो इस पर प्रिवेल कर गया। यानी कि अब अनुच्छेद नंबर 19 की ज़्यादा वैल्यू थी, आर्टिकल नंबर 19 की ज़्यादा वैल्यू थी, इस एक्ट की वैल्यू नहीं थी। तो यानी कि अब जो आर्टिकल नंबर 19 है वो इससे बड़ा हो गया। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो इससे बड़ा हो गया और ये लोग पीछे चला गया। देखो पहले था ये वाला, पहले था ये जो था, ये था बराल मोटर एक्ट, ये था बराल मोटर एक्ट, यानी कि ये आपका एक लॉ था। अब ये आर्टिकल नंबर 19 है, ये वाला हाथ जो है, ये आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन कर रहा था। तो आर्टिकल नंबर 19 आया और इसके सामने ऐसे आके खड़ा हो गया। अब आर्टिकल नंबर 19 आपको दिखेगा, ये एक्ट खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला जो एक्ट है ये खत्म हो चुका है, और ये जो आर्टिकल नंबर 19 है, ये जो आर्टिकल नंबर 19 है ये वाला, ये आर्टिकल नंबर 19 अब लॉ में आ चुका है। इसने इस एक्ट को ढक लिया, ठीक। जब इस एक्ट को ढक लिया तो आर्टिकल नंबर 19 प्रिवेल कर रहा है। लेकिन अब इसके साथ ही एक और कंडीशन हुई कि मेरे इस आर्टिकल नंबर 19 में कुछ अमेंडमेंट हो गए, कुछ चेंजेस हो गए। अब उन चेंजेस के बाद इस एक्ट में जो तकलीफें थी वो अब आर्टिकल नंबर 19 को वायलेट नहीं कर रही थी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में राइट टू प्रॉपर्टी आता है। अब वो राइट टू प्रॉपर्टी हमने हटा दिया, अमेंड हो गया। अब अगर मान लो कोई लॉ जो राइट टू प्रॉपर्टी की ही वजह से इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन में पड़ा था, जो ऐसे ढका हुआ था, जब ये लॉ ही हट गया, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी हट ही गया फंडामेंटल राइट से, तो ये वाला ऊपर आ गया। यानी कि ये जो लॉ है मेरा असली लॉ, ये ऊपर आ गया, ठीक है। सेम इसी कंडीशन में हुई, पहले ये जो लॉ था आर्टिकल नंबर 19 के अंदर था, वो हट गया, कुछ अमेंड हुए उसमें आर्टिकल नंबर 19 में, ये बराल मोटर एक्ट दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ गया। यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है कि वो लॉ कुछ समय के लिए ढक जाता है, खत्म नहीं होता, यानी कि उसकी जिंदगी समाप्त नहीं होती। ये है आर्टिकल नंबर आर्टिकल 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक और चीज़ बता दो, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लॉ, जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते थे,
ये खाली सिटीजन्स के लिए थे। एक केस आया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल। उस केस में ये बोला गया था जो अंबिका मिल है वो सिटीजन नहीं है, और सिटीजन नहीं है इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये बोला गया था आर्टिकल स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल वाले केस में। तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जिसका कोई सेक्शन खतरनाक है, आप उस लॉ को, इस सेक्शन को हटा दो या उस लॉ को ही खत्म कर दो, उस लॉ को बॉयड कर दो। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कि आप लॉ को खत्म मत करो, बस उस लॉ को कुछ समय के लिए ढक लो। जैसे अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस हो तो वो लॉ तुरंत दोबारा पोजीशन में आ जाना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। जैसे मान लो ये लॉ है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलेगा, या तो इस लॉ को खत्म कर दो या इस लॉ का आप थोड़ा सा हिस्सा ऐसे काट दो, ये लॉ रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलेगा, ये लॉ तो रहेगा ही रहेगा, बस इसके ऊपर अगर आप कुछ लगा दोगे कुछ समय के लिए तो ये लॉ दिखना बंद हो जाएगा, वरना ये लॉ अभी भी पोजीशन में है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में अंतर है। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 बोलता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद जितने भी लॉ आएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हैं, मौलिक अधिकार के वायलेशन में हैं, तो स्वतः ही वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यानी कि अब कानूनी रूप से उनकी कोई भी मान्यता नहीं होगी, वैधानिक रूप से उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। साफ साफ बोलता है कि अगर संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा लॉ आता है, कोई भी ऐसा लॉ आता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो वो जो लॉ है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी हमसे यहीं मिलता है। मान लीजिए पता नल एंड वॉइड उसे डिक्लेयर कौन करेगा, जज साहब। और जज के पास अगर कोई कानून लेके आता है और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो वो वहां पर बता सकते हैं कि ये जो कानून है फंडामेंटल राइट का पालन नहीं कर रहा, और इस कानून को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू भी इसी को कहते हैं कि किसी कानून का आप जुडिशियरी की हेल्प से उसका अध्ययन करते हैं। ये है जुडिशियल रिव्यू। ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 दो टर्म हमको देता है, और वो जो दो टर्म है, एक टर्म है उसमें लॉ और एक टर्म है लॉ इन फोर्स। एक टर्म है लॉ और एक टर्म है लॉ इन फोर्स। लॉ वो चीजें होंगी, लॉ वो कानून होगा या लॉ वो नियम होगा जो संविधान के बाद बना है, जो संविधान के बाद बना है। और लॉ एंड फोर्स ऐसा नियम, ऐसा कानून होगा जो संविधान से पहले है, जो संविधान से पहले बना था और अभी भी पावर में है, संविधान से पहले। जैसे CRPC, IPC, ये सारे ऐसे लॉज तो नहीं है, सेक्शन है कुछ या इस टाइप के कुछ और लॉज हो सकते हैं जो लॉ एंड फोर्स का काम करते हैं। ठीक है, ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 3। यानी कि अगर लॉ की परिभाषा पूछे कि लॉ को डिफाइन कौन करता है, तो वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 या आर्टिकल नंबर 13 लॉ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट बात आती है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के लिए कुछ केसेस
अगर देखते हैं एक बार, तो वो केसेस होंगे चार चीज देख लीजिए, शंकरी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस, 24th अमेंडमेंट एक्ट और एक है केशवानंद भारती केस। इन चार केसेस की क्या खासियत थी? इन चार केसेस की क्या खासियत थी? तो इन चार केसेस में बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। इन चार केसेस में बोला गया कि आप कैसे कैसे बोला गया, इसने बोला कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। गोलकनाथ केस ने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट को थोड़ा सा बुरा लगा, उन्होंने एक नया लॉ बना दिया, उन्होंने बोला कि हम जो चाहे संविधान में वो अमेंड कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो केशवानंद भारती केस हो जाती है। केशवानंद भारती केस ने क्या बोला? इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे केशवानंद भारती केस है। तो केशवानंद भारती केस ने क्या बोला? सबसे बड़ी बेंच का केस था, 13 जज की बेंच थी, 1973 का ये केस था। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट होता है वो भी इसी केस ने दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट इसी केस ने दिया था। तो इस केस ने बोला कि अगर आप संविधान में कुछ संशोधन करते हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करते हो, तो वो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा, और इसीलिए आप उसे आर्टिकल 13 के अंतर्गत कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं ले जा सकते। यानी कि अगर कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हो तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, और चाहे वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो तो भी आर्टिकल 13 के लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा, और आर्टिकल 13 के आधार पर आप उसे जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो ही संविधान संशोधन नियम बेसिक स्ट्रक्चर का अगर पालन नहीं करेगा, यानी कि जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत प्रिंसिपल, मूलभूत ढांचा संविधान का, अगर उसका पालन नहीं करेगा, तो आप उसे बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उस संविधान संशोधन को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू के लिए ले जा सकते हो। ये केशवानंद भारती केस ने बोला। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में यही जुड़ गया कि कोई भी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, amendment in constitution is not a law under this article। यानी कि अगर आप कोई भी संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत उसे लॉ में नहीं माना जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 13 यानी कि अनुच्छेद नंबर 13। और लॉ में जो आता है वो चाहे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया हो, चाहे कोई ऑर्डिनेंस लॉ हो, चाहे कोई बाय रूल हो, किसी भी तरह का लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजेंसीज ने बनाया है, वो सारे लॉज आपके लॉ की डेफिनेशन में आ जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल नंबर 13 समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 14 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 14 के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।